हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको जैसे कि पता होगा कि जैक ने आप लोगों का मॉडल पेपर दिया है और हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए हर एक मॉडल पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन जो है करवाई जा रही है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको पहले बता देते हैं कि आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्टिव वाला देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव में इस बार का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ दिया हुआ है और आप लोग का एग्ज़ाम जो है इस बार बहुत ज़्यादा टफ होने का चांसेस है कि जिस तरह से मॉडल पेपर आया है, उस हिसाब से देखें तो आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। तो चलिए, जो भी बच्चे मेरे ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन को नहीं देखे हैं, उसमें हम लोगों ने हर एक सवाल को समझाते हुए चले हैं, तो वो जाकर वहाँ से देख सकते हैं और इसके बाद आप सब्जेक्टिव पर भी आ सकते हैं। सब्जेक्टिव भी हम लोग देखते हैं, हर एक का लाइन बाय लाइन हम लोग डिटेल जो है देखते हुए चलेंगे। किसी भी सवाल पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर आ गया है। ये देखिए आपका क्लास 10th का है, मैथ्स का है। ये पूर्णांक जो है यानी पूर्ण नंबर जो है फुल मार्क्स जो है वो 80 नंबर का है। समय 3 घंटे का है। जिसमें क्या है सेक्शन ए बी सी डी करके बटा हुआ है। सेक्शन ए में टोटली ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन बी में क्या है 2 मार्क्स के लिए है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए और सेक्शन डी में 5 मार्क्स के लिए है। टोटल 52 क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सब्जेक्टिव वाला पार्ट को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सारी चीज़ें जो है कि आपको समझा कर चलेंगे तो हो सकता है यह वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 30 तक तो ऑब्जेक्टिव है। 31 से आते हैं सेक्शन बी में। देखिए आपका क्या है। सेक्शन बी में जो है आपका दो दो नंबर का जो है आपको 6 सवाल बनाना है और आपके पास सवालों की संख्या कितनी है वो देखिए। 1 2 3 4, एक है 5 6 और 7 और एक 8। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके पास जो है 8 सवाल दिया हुआ रहेगा और आपको इसमें बनाना 6 सवाल है। हर सवाल जो है आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। अगर आपको आठों में से आठों सवाल आता है तो आप ये नहीं कि आठों सवाल बनाने के लिए बैठ जाएं कि आपको आठों सवाल बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना कहा जा रहा है केवल उतना ही बनाइएगा। ठीक है, इस बार का जो मॉडल पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है क्योंकि इसमें वैसे सवाल भी दिए हैं जो आज तक ना पूछा गया था या कभी पूछता था, लेकिन आज का जो सवाल है थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। लिखा है संख्याओं 6 और 20 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके क्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक एक का सारा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पे बोला था 6 और 20 का यानी 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करके क्या क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 1 गुने 2 गुने 3। उसी तरह से 20 का निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसका हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ पे क्या किया जाता है कि जो दोनों में मिलता है, दोनों में देखिए 1 मिल रहा है और दोनों में 2 मिल रहा है, यानी 1 और 2 को ले लेते हैं कॉमन, जो दोनों में रहता है उसे एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 2। अब इसका एलसीएम पे आते हैं। तो एलसीएम क्या होता है कि इसमें जो जो चीज़ें बच गया, यानी कि एचसीएफ में जो जो नंबर हम लोग ले लिए हैं उसमें से एक एक नंबर सबको ले लेंगे और इसके बाद जो बचा हुआ डिजिट है यानी जो भी बचा हुआ नंबर है, जैसे कि 3 बच गया था, एचसीएफ में 3 नहीं आया था, उसके बाद ये 2 नहीं आया था, उसके बाद ये 5 नहीं आया, यानी जो भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक हमें लगता है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद आपको जो कॉमन दोनों में निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वो आपको हो जाएगा एचसीएफ, और बाकी जो बचेगा उन्हें भी आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हो जाएगा एलसीएम। चलिए ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं फिर इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। लिखा है कि x² माइनस 7x प्लस 12 का शून्यक निकालिए। आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, देखिए ये डिजिट दिया हुआ था और इसका पूछा गया था कि इसका शून्यक क्या होगा। किसी का भी अगर शून्यक निकालना हो तो इसे हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, यानी कि इसका इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा तभी जाके इसका शून्यक
निकलेगा। देखिए हम लिखे भी हैं, सब्जेक्टिव में आपको ऐसे लिखना भी होगा कि इसका शून्यक होगा यदि ये जो डिजिट दिया है इसको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। और आप लोग जानते हैं इसको कॉमन से हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला टर्म को 2 फैक्टर में डिवाइड कर देंगे, मैंने 2 फैक्टर में बांट देंगे। तो देखिए जो -7x है इसे हमने -4x और -3x में सेपरेट किया है, 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, चलिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह गया, 7x को हम लोग -4x और -3x में तोड़ दिए, ये 12 का 12 रह गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें कॉमन निकाला जाता है, इन दोनों का कॉमन निकालेंगे और इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर -4x में से x कॉमन निकल गया, यहाँ से बच जाएगा x, ये माइनस का माइनस, यहाँ से x निकल चुका था तो 4 बच गया। यहाँ पे देखते हैं तो माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और माइनस के कारण ही क्या अंदर का साइन चेंज होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से यानी कि 3x और 12 में से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, और यहाँ पे 12 यानी 3 इंटू 4, तो 3 निकल चुका था तो 4 बचा। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 0। दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम लोग एक ही जगह पे लिखेंगे क्योंकि दोनों एक जैसा रहेगा। और उसके बाद ये जो बचा हुआ डिजिट है x और यहाँ पे जो बचा हुआ डिजिट है -3, दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लेकर इक्वेट करेंगे 0 के साथ। अब ये 4x माने x - 4 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, और x - 3 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक 4 और एक 3, तो यही इसका क्या है, शून्यक है। ध्यान रहेगा, सिंपल शब्दों में क्या करना है कि अगर शून्यक निकालना होगा तो उसे हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे और उसका बीच वाला फैक्टर को तोड़कर नॉर्मल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, आशा करते हैं ये 2 सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले 3 देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। 3 मतलब 33 में है ना। इस सवाल को समझिएगा क्योंकि ये सवाल कभी दिया नहीं था, आज पहली बार ऐसा सवाल जो है आप लोगों को मॉडल पेपर में दिया हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या बोला है कि एक स्तंभ की जो छाया है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के 3 गुनी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई स्तंभ है, इस तरह का स्तंभ है और ये भूमि के साथ ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियरली समझ जाइए, डायग्राम हम आंसर भी दिखा देंगे। मान लीजिए कि ये जमीन है, ठीक है, और इस पे क्या है कि इस तरह का कोई एक स्तंभ है। अब क्या रहा है कि स्तंभ की जो छाया है, यानी कि स्तंभ की छाया की जो लंबाई, यानी कि ये जो स्तंभ है इसकी छाया की जो लंबाई है वो उसकी ऊंचाई से, यानी स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी, √3 गुनी ज्यादा है। तो पूछा गया कि उन्नयन कोण कितना होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर भी देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए क्या है, देखिए हम क्या बनाए हैं, मान लेते हैं ए बी जो है वो स्तंभ है और बी सी जो है स्तंभ की छाया की लंबाई है। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी की स्तंभ की ऊंचाई को मान लिए हैं x, यानी कि x है, तो बी सी क्या हो जाएगा इसका x इंटू √3। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, x इंटू √3। तो ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से इतना कंडीशन दिया, हमसे पूछा गया है कि कोण कितना होगा, यानी ये वाला जो कोण है वो कितना होगा। ठीक है, ये कोण हमसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या है इसका, यानी कि लंब बटा आधार का रिलेशन है, इसलिए हम लोग tan लेकर चल रहे हैं। तो tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार होता है। tan थीटा का थीटा, यानी कि हमें जो है ये थीटा ही निकालना है कि थीटा कितना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या किए कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, यानी ए बी बटा बी सी। अब जब देखिए tan थीटा का tan थीटा रह गया और ए बी का वैल्यू हम लोग माने हैं x। ठीक है, ये x है, इसकी ऊंचाई हम लोग क्या माना है, ये जो इसकी लंबाई है वो x है और आधार क्या है x इंटू √3 क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए बी का वैल्यू x रख दिए और बी सी का वैल्यू x इंटू √3, दोनों से x कट गया, यानी 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3, और हम जानते हैं कि tan में 1/3 का वैल्यू होता है tan 30 का। दोनों तरफ से tan को अगर कैंसिल आउट करते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी कितना आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री का। आशा है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको वापस से समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। चलिए देखते हैं 34 को देखते हैं। 34 में क्या सवाल पूछा गया है उसको भी देखते हैं। एक साथ हम सवालों को नहीं लिखे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। आशा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन हम लोग करेंगे एक एक करके, धीरे धीरे करते हुए। कह रहा है कि एक एपी है जिसका पहला पद है 2 और सार्वंतर है 3, तो इसका 8वां पद पूछ रहा है। ध्यान से समझ में आ गया होगा।
पहला पद यानी AP का पहला पद हम लोग A से डिनोट करते हैं, यानी A का वैल्यू हो गया आपका 2 और सार्वंतर को D से इंडिकेट किया जाता है, यानी D का वैल्यू हो गया 3 और हमको निकालना 8वां पद। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? एक सेकेंड आपका, हाँ देखिए, AP का पहला पद यानी A बराबर 2, सार्वंतर यानी कि D यानी कि 3, हमें निकालना है A8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जानते हैं 8वां टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 7D। आप चाहे तो AN के लास्ट टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D का भी सेम सिचुएशन आएगा, आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट क्या करें, A8 निकालना है, इसलिए A प्लस 7D। A का वैल्यू हो गया 2 जो दिया हुआ क्वेश्चन में, 7 इंटू D का वैल्यू है 3, गुना करने पर 21 यानी 21 प्लस 2 यानी कि कितना, 23, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 34 हो गया 35 पर। देखिए इस सवाल को भी समझिएगा, 35 भी क्या है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, और प्री यानी कि इसमें मॉडर्न पेपर ने जितना सवाल दिया है वो भी सवाल क्या है, सारा का सारा जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है 35 में कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। देख क्या है, एक वृत्त है ना, देखिए एक इस तरह का वृत्त है, कहाँ पे लिख दे, एक इस तरह का वृत्त है, आप सर्कल मान लीजिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 28 है, और इसी तार को मुड़कर, एक वृत्त का जो तार है उस तार को मुड़कर एक वर्ग बना लिया गया है। इस तरह का एक क्या है, एक वर्ग बना लिया गया है। तो पूछ रहा है कि वर्ग की जो भुजा है वो कितना होगा। तो जरा देखिए, वृत्त में जो तार इस्तेमाल हुआ है वो सारे चारों तरफ इस्तेमाल हुआ है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त का परिधि हो रहा है ना, यानी कि जो वृत्त की परिधि में जो तार इस्तेमाल किया गया है उसी का ना इस्तेमाल इसके परिमाप में किया गया है, यानी वृत्त की परिधि और इसका परिमाप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, सवालों का आंसर यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना दिए हैं कि वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की जो परिधि है बराबर होगा वृत्त के परिमाप का। वृत्त की परिधि होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो हम लोग क्या किए, 2 इंटू 22/7, यानी इसका फॉर्मूला 2πr में 2 इंटू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू 28 हो गया। और इसके बाद क्या है, 4 इंटू भुजा, भुजा हमको निकालना है। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी 4 बार में कटेगा, और ये 4 इक्वल टू के इक्वेट करने पर वो कट जाएगा, यानी 2 गुना 22 यानी कि 44 इसका आंसर हो जाएगा। इसका भुजा कितना हो जाएगा, 44। कोई दिक्कत है किसी को? आशा है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 35 का हो गया, 36 का देखते हैं। 36 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। 36 में क्या बोल रहा है कि यदि अगर R एक पॉइंट है जो बिंदु इस वाला पॉइंट यानी A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, वो कहाँ से, मध्य बिंदु का काटता है, मध्य बिंदु का है, ध्यान रखिएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि एक रेखा है ना, एक रेखा है ऐसे, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और इसके बीच में कोई पॉइंट है, बीच में क्या है कि एक पॉइंट है जो कि R है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें जो B में जो Y है वो कितना होगा, ठीक है। तो चलिए सवाल देखते हैं, सवाल का आंसर देखते हैं। आंसर कैसे बनेगा वो देखिए, डायग्राम देखिएगा। एक रेखा है A और B, है ना, डायग्राम देख रहे होंगे। A का वैल्यू है 6 और 5, B का है 4 और Y। इसमें क्या रहा है कि एक पॉइंट है जो कि सेंटर में है, मध्य बिंदु में है, जिसका वैल्यू कितना है, 5 और 6। तो इसका मतलब क्या है कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। तो मध्य बिंदु निर्देशांक के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2 करने से x का वैल्यू आता है मध्य बिंदु निर्देशांक का। ये तो मध्य बिंदु में क्या है कि सिमिलरली हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं कि x यानी फर्स्ट वाला और इसके फर्स्ट वाला को जोड़कर आधा करते हैं, इसके फर्स्ट वाला से इक्वेट करते हैं। मध्य बिंदु में ही फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग क्लास जब भी किए होंगे तो आपको मालूम होगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फर्स्ट में 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और इक्वेट करेंगे से 5 से, उसी तरह से सेकेंड वाला 5 प्लस वाई प्लस बराबर हो जाएगा 6/2 करते हुए, है ना। देखिए 6 प्लस 4/2 इक्वेट करेंगे 5 के साथ, और 5 प्लस वाई इक्वेट करेंगे किसके साथ, बाई करके 2 के साथ, यानी कि इसका x वाला सबका टर्म, इसके x वाला 6, इसके x वाला 4 प्लस करके 2 बराबर करेंगे 5 के साथ,
उसके बाद इसका 5 और इसका y इक्वेट करेंगे 6 के साथ। यहाँ से नॉर्मल से सॉल्यूशन कर देंगे। 4 और 6 हो जाएगा 10, 10/2 करेंगे तो यहाँ पे 5 बराबर 5 हो गया। यानी हमको फर्स्ट से तो कोई मतलब है नहीं, हमको y का वैल्यू चाहिए, x y दोनों का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको केवल एक का वैल्यू चाहिए। तो इसका हमको कोई मतलब बना भी नहीं, यानी कि ये हमको कोई मतलब नहीं बना। इधर का क्या बना है 5 + y/2 = 6, ये चला जाएगा इधर तो गुना हो जाएगा तो 12। 5 जो है प्लस में रखे माइनस, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 7। तो हमसे y का ही वैल्यू जो है वो पूछा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 पे आते हैं और 37 को भी क्या है कि आराम से समझिएगा। देखिए हर एक सवालों को जो है हम आपको क्लियरली समझा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। सब्जेक्टिव इस बार थोड़ा सा जो है घुमा कर दिया है, तो आप लोग अपना पढ़ाई ज़रूर अच्छे से कीजिएगा। ये सारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ज़रूर देख लीजिएगा। 37 पे आते हैं। देखिए 37 क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है, प्रकाश की ऊंचाई का मतलब प्रकाश का कोण, ये समझिएगा क्वेश्चन से थोड़ा सा, है ना। प्रकाश जो है वो ऊंचाई पर है, यानी डिग्री पर है ना। तो देखिए ऊंचाई का मतलब सेंटीमीटर मीटर होना चाहिए, लेकिन जब डिग्री में दिया है तो समझ जाइएगा क्या है इसका कोण दिया, उन्नयन कोण दिया हुआ है। यदि प्रकाश का ऊंचाई जो है 60 डिग्री पर है और उसमें बनने वाला स्तंभ की जो छाया की लंबाई है कितना है 20 है, तो स्तंभ की ऊंचाई याद करें। सेम देखिए इस तरह का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये जमीन है और इस पर जो है एक मीनार है, मीनार यानी कि स्तंभ दिया हुआ है ना, एक जो है वो स्तंभ दिया हुआ इस तरह से स्तंभ है। ठीक है, और इस स्तंभ से क्या बोला है कि इसकी जो छाया बन रही है वो 20 पर बन रहा है, यानी कि 20 डिग्री पर 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है। और यहाँ का जो उन्नयन कोण है, यानी कि यहाँ सन इस तरह से इसका है कि इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो तुमसे पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क, इसका ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लीजिएगा। देखिए 37 में से क्या है, देखिए डायग्राम को समझिएगा, जैसा अभी समझाएं आपको, यहाँ से देख लीजिए। तो क्या रहा है कि ये जमीन का लाइन है, जमीन है यानी फर्श है ना, ये फर्श है। और इसमें पूछा गया है कि इसकी यानी कि जो सन है वो एक स्तंभ के छाया जो बना रही है 20 पर बना रही है, 20 मीटर पर बना रही है, और उन्नयन कोण है 60 का। तो स्तंभ की ऊंचाई पूछा गया है, तो मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई जो है ए बी है। आपको मालूम होगा कर्ण से हमको कोई मतलब है नहीं, लंब और आधार का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो tan कितना, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी ए बी बटा BC। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और ए बी का वैल्यू हमें पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। नीचे हो जाएगा 20 मीटर, अब इसको इधर भेज देंगे तो इन डिवाइड में इधर आके इंटू हो जाएगा, यानी कि 20√3 मीटर बराबर ए बी, यानी ए बी जो है स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3। आशा है क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन आते हैं आपका आगे। क्वेश्चन में आगे भी ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीजें होगा उसे जरूर नोट करते हुए चलिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्या है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितना है 6√3 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², क्या होता है 6a²। अब 6a² मैंने 6 भुजा स्क्वायर, तो भुजा भी तो पता होना चाहिए ना, तो भुजा नहीं दिया, एक घन है, घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना 6√3। तो इसके विकर्ण की लंबाई से हमें निकालना पड़ेगा क्या, पहले भुजा, और भुजा निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला में इक्वेट कर देंगे, खत्म हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, √3a। इसका फॉर्मूला होता है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिएगा, देखिए घन के विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है 6√3, ठीक है ना, सॉरी 6 बोले, घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 6√3, ये दिया हुआ है। और घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 भुजा बराबर हो जाएगा 6√3, दोनों तरफ से √3 कट जाएगा तो भुजा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा 6 × 6 का स्क्वायर 36 गुना करने पर 216 यानी 216। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा है। यहाँ पे करना क्या था कि घन जो है यानी घन का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 6√3 सेंटीमीटर
और इसका फॉर्मूला होता है √3 भुजा स्क्वायर विकर्ण की लंबाई का बराबर 6√3 रह गया। यहाँ पे निकाल लिए भुजा, भुजा निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए फॉर्मूला, आंसर मेरा आ गया। ठीक है, तो 38 का आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े 39 पर। 39 पहले बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो 2 मार्क्स का सवाल खत्म हुआ। आपके यहाँ पे 2 मार्क्स का जो है 8 सवाल दिया हुआ था और ये 8 सवालों पे आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं और उसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए सेक्शन 3 पर है, आपके पास भी यहाँ भी लगभग 8 सवाल के आसपास दिया होगा और आपको क्या करना है, कितने सवाल बनाना है, 6 सवालों को बनाना है जो कि 3-3 नंबर का रहेगा और 18 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। 39 पर सवाल है कि सिद्ध करना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या। देखिए आज तक मैंने क्या है कि ऐसा सवाल नहीं पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है अपरिमेय संख्या क्या है कि किसे कहते हैं, लेकिन केवल सिंगल वाला नहीं पूछा है। सिंगल वाला जैसे कि √2 पूछा है कि √2 को प्रूफ करना है, ये कभी नहीं दिया था। जब भी सिंगल वाला देता है प्रूफ करने के लिए तो जो है इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा बन जाता है और हमें नहीं लगता है कि ये सवाल जो है फाइनल एग्जाम में देगा। जब भी देगा इसके साथ कोई और डिजिट जो है इसका मल्टीपल में या डिवाइड में होगा, यानी कि √2 के साथ कोई अदर नंबर भी होना जरूरी है। जब रहेगा तभी जो है इसका सॉल्यूशन आगे हो सकता है बढ़िया तरीके से, यानी कि 3 नंबर के लिए होगा। अगर ये सिंगल में दिया तो जाहिर सी बात है 5 मार्क्स में होना उसके चाहिए, है ना, लेकिन दिया है तो मॉडल पेपर में दिया था, हमें तो सॉल्यूशन बताना है, लेकिन हम सॉल्यूशन बता देते हैं। लेकिन आप इसके साथ क्या करोगे, इसके नया जो बुक चेंज हुआ है 1.3 पर है, उसका 1 नंबर क्वेश्चन छोड़कर 2, 3 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहीं से सवाल जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि √2 जो है कैसे अपरिमेय संख्या होगा या है। चलिए देखिए आंसर देखते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं जब भी कोई भी चीज प्रूफ करने देता है तो हम लोग उसका अपोजिट मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। तो √2 जो हमें प्रूफ करना है परिमेय, हम लोग इसका क्या मान लिए हैं, अपरिमेय। यानी माना जो है √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यानी कोई भी नंबर अगर अपरिमेय होता है तो उसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी √2 = p/q, जहां पर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये आप जानते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि p और q को किसी जगह पे अलग करना होता है, मैंने दोनों में से एक एक को अलग करना होता है। तो हम जो q है डिवाइड में था, इधर आके इंटू हो गया, तो √2q = p हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं तो इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, यानी इस नंबर पे भी आपको वर्क करना है और इस नंबर पे भी वर्क करना है। देखिए वर्क करने के बाद क्या हो गया है, 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, q का स्क्वायर q², यहाँ पे p का p², इसको इक्वेस्ट कर देंगे इक्वेशन 1 पे। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे कि इस नंबर को छोड़कर लिखा जाता है वर्ड कि 2 जो है p² के बराबर है, यानी विभाजित करता है। 2 जो है p² को विभाजित करेगा, इसलिए 2 जो है केवल p को भी विभाजित करेगा, ये स्टेटमेंट होता है। यानी कि जो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है वो बराबर है p² का, यानी कि p² का क्या है, बराबर, यानी 2 जो है p² को विभाजित करेगा, इसका मतलब 2 p को भी विभाजित करेगा। ये स्टेटमेंट में फर्स्ट बना। इस स्टेटमेंट का यानी कि इस इक्वेशन का मतलब यही है। अब क्या किया है कि समीकरण 1 में क्या है कि p के जगह पर हम लोग 2c का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा अगर √2 प्रूफ कीजिएगा तो यहाँ पे 2 लेके चलेगा, √3 प्रूफ करोगे तो 3 लेके चलोगे, √5 प्रूफ करोगे तो √5 लेके चलोगे। ठीक है ना, तो p की जगह पे हम लोग 2c का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या बना, 2q² बराबर p के जगह पर हो जाएगा 2c², क्योंकि p के जगह पे रखे हैं। 2q², 2 का स्क्वायर हो गया 4c²। अब यहाँ से कट जाएगा तो मेरे एक और इक्वेशन बना q² बराबर 2c²। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इस c को भूल जाना है स्टेटमेंट लिखने के लिए। 2 जो है इक्वल है q² का, यानी कि 2 जो है यहाँ पे q² होगा। ठीक है ना, आप इसको सही कर लेना, यहाँ पे क्या होगा q²। 2 जो है q² को विभाजित करता है, इसलिए क्या करेगा, इसको भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, ध्यान रहेगा। चलिए तो इस स्टेटमेंट, अब दोनों इस स्टेटमेंट में क्या लिखे हैं वो देखिएगा। समीकरण 1 और 2 में देखें तो p और q का 2 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, यानी p का भी गुणनखंड कितना है, 2 है, q का भी कितना है, 2 है। तो हम क्या है कि हमारा जो मानना है वो गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है उसका गुणनखंड 1 नंबर से ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग दोनों इक्वेशन में क्या देखे हैं कि दोनों का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है जो कि 2 है, यानी कि हमारा मानना क्या हो गया, गलत है। अतः √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे पे आते हैं। क्लियर है,
आप इसे एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, इसे आप अच्छे से समझ लेना है। देखिए वापस समझा देते हैं, जिससे माना जाता है उसे रूट जो भी परिमेय मान लिया जाता है, उल्टा मान लिया जाता है। बाकी देखिए सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है और ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये जो है 3 मार्क्स के लिए नहीं है, ये जब भी नंबर आना चाहिए इसको लॉन्ग टाइप में आना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा हो जाता है इसका सोल्यूशन करने में, ठीक है। आशा करते हैं क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका आंसर समझाएंगे। चलिए 40 में देखिए प्रूफ करने दिया है। 40 में क्या है, 2 cosec स्क्वायर, नहीं दिख रहा होगा, देखिए जूम आउट कर देते हैं, सॉरी जूम इन कर देते हैं, जूम इन, जूम आउट नहीं, जूम इन, यानी पास कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस साइन, सॉरी एक्स साइन स्क्वायर 60 बराबर 10 है, तो एक्स का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एक्स दिख रहा है ना, इस एक्स का वैल्यू पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप लोग इसको बना लोगे, ये काफी ज्यादा इजी है, ये ज्यादा हार्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा क्या है, मेरे पास दिया हुआ कंडीशन है कि 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू 10। 2 का 2 cosec स्क्वायर का cosec का 30 का वैल्यू होता है 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस का प्लस, एक्स का एक्स, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर चढ़ा दिए, बराबर 10 का 10, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स गुना √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 चौके 8, एक पर गुना करेंगे 3x/4। अब यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व करना है, आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ से चाहे तो अपना सॉल्यूशन भी डाल दीजिएगा। अपना सॉल्यूशन में क्या डालिएगा, देखिए आंसर सेम ही आएगा। अगर अपना सॉल्यूशन में डालना चाहते हैं तो इसको इधर भेज देंगे, तो 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर, है ना, यहाँ पे अगर डालेंगे तो 3x बराबर, इधर 8 इधर प्लस में माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3, यानी हो जाएगा आपका ये 2/3। ये हो गया आंसर। और यहाँ से भी करोगे, यहाँ पे गलत आ गया है, आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है ना, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है नीचे गलत किया हुआ है, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग शॉर्ट में क्या कीजिएगा कि यहाँ से वैल्यू बैठा देना है। सॉल्यूशन के बाद देखिए 8 है, इधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो गया। यहाँ पे 3x और कुछ छूट रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 4 हो जाएगा, गलत आंसर सही है, ठीक है ना, जो बना है वो आंसर सही है, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 4। समझ में आया। यहाँ पे 8 जो था इधर आके माइनस हो गया तो 2 हो गया, इसके नीचे में देखिए 4 है ना, ये 4 है, ऊपर चला जाएगा तो कितना 8 हो जाएगा, 8/3। देखिए यहाँ पे 8/3 आंसर भी आया हुआ है। ये थोड़ा लंबा हो गया था, ये शॉर्ट में है, समझ में आ गया होगा। बाकी नीचे का देखिए सॉल्यूशन जो है आपको अपना है, आप लोग जैसे चाहे वैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, तरीका बहुत सारा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 41 पे। 41 पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर समझाते हैं। 41 पे देखिए, 41 में बोल रहा है कि ये एक एपी दिया हुआ है ना, ये जो है एक एपी दिया हुआ है, तो इस एपी में क्या -150 होगा, अगर होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, है ना। तो चलिए अभी फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से मान के चलते हैं ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसका पहला पद 11, सार्वंतर 8 - 11, है ना, तो 3 आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, चलिए देखिए उस एपी के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ए का वैल्यू हो गया 11, डी का वैल्यू 8 - 11 यानी -3, और ए एन अगर देखते हैं तो दिया हुआ है -150। इसका फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ए एन बराबर -150, ए एन का वैल्यू ए प्लस एन -1d, और यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एन का वैल्यू। तो हमारे पास एन का जो वैल्यू है देखिए इस तरह का फॉर्मेट में आएगा, आप लोग एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए किया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रख लीजिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और एन का वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में आया है, मैंने भिन्न में आया है, और आप जानते हैं कि एन जो है नंबर ऑफ टर्म है, तो ना ये कभी माइनस में आ सकता है ना ही भिन्न में आ सकता है। अतः ये जो -150 था वो इस एपी में नहीं होगा। बात समझ में आ गया। क्या करना है, क्यों नहीं होगा, देखिए सवाल जो पूछा था उसमें बताइए, पूछा कि -150 क्यों नहीं होगा, क्योंकि n जो है वो भिन्न में आया हुआ, यानी कि -150 जो इस एपी में नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बोल रहा है कि आप एक थैले में क्या है कि 3 जो है लाल है, 5 जो है काली गेंद है,
और उसमें से कोई एक गेंद निकाला जाता है तो लाल ही आने की क्या प्रायिकता है, तो आप लोग जानते हैं कि 5 और 3 हो गया 8, कुल संभावना जो है वो 8 है। और जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, तो लाल के बारे में पूछा गया इसलिए 3/8 हो जाएगा। लाल के बारे में पूछा गया इसलिए लाल ऊपर, टोटल को नीचे। आंसर देखते हैं। आंसर भी कुछ इस तरह से है। आंसर देखिए क्या है कि लाल गेंदों की संख्या 3 है, काली गेंद जो है वो 5 है, कुल संभावना 8 है, इसलिए लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8। खत्म हो गया। ठीक है, चलिए 43 पर आते हैं। 43 क्या पूछा गया है सवाल, उसको देखते हैं। 43 43 43 43 में देखिए क्या है, देखिए 43 वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा 5 नंबर में पूछता था, या तो पूछता नहीं था, या तो जब भी पूछता था 5 नंबर में पूछता था, लेकिन इस बार क्या है 3 नंबर पूछा है। ये 3 नंबर का लायक क्वेश्चन ही नहीं है, ये जब भी आएगा वो 5 नंबर में ही आना चाहिए। 3 नंबर का लायक थोड़ी है ये वाला, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन पैटर्न जो चेंज किया, या तो फिर इसमें जो डाला है, जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में डाला गया है, डालने वाले को थोड़ा सा समझना चाहिए कि इसमें जो सवाल दिया है ये सवाल छोटा थोड़ी है, 3 मार्क्स के लिए थोड़ी दिया हुआ है। आपके पास 3 घंटा ही है, 3 घंटा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किधर बनाइएगा। ये सेट करने वाले की गलती है, ये सवाल कभी नहीं देगा, क्योंकि मॉडल पेपर में हमें तो सॉल्यूशन बताना है, लेकिन आपको ये चीज़ भी बताना है कि ये कभी सवाल देना ही नहीं चाहिए, और देगा तो इसको 5 मार्क्स में देना चाहिए। खैर चलिए हम इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, माध्यका दिया हुआ है ना। माध्यक जो है दिया हुआ है 28.5, और आपसे पूछा है कि इसमें देखिए x मिसिंग है और y मिसिंग है, तो इसके में x और y का वैल्यू कितना होगा, टोटल कितना दिया हुआ है 60। चलिए आंसर देखते हैं। मेरा काम है बताना, वो तो हम बताएंगे, लेकिन ये सवाल नहीं देना चाहिए इस तरह का। देखिए माध्यिका दिया हुआ है, यानी कि माध्यक निकालने के लिए हमें 3 कॉलम बनाना पड़ता है। आप लोग जानते हैं, आप लोग अगर अपने अपने क्लास में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि माध्य निकालने के लिए 4 कॉलम हम लोग बनाते हैं, बहुलक निकालने के लिए 2 कॉलम बनता है, और माध्यक निकालने के लिए 3 कॉलम बनाए। तो इसमें क्या माध्यक दिया होता है इसलिए 3 कॉलम बनाए। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दिया रहता है, हम लोग CF वाला कॉलम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आप लोग को मालूम होगा कि फर्स्ट वाला जैसा का तैसा लिखते हैं, उसके बाद ऐड करते जाते हैं। इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखाया, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि एक को ऐड करते चलेंगे। जैसे 5 का 5, फिर 5 + x, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 + 5 तो हो गया 25 + x, फिर इसको जोड़ेंगे तो 25 + 15 यानी 40 + x, फिर इसको जोड़ेंगे तो 40 + x + y यानी 40 + x + y, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 40 + 5 45 45 + x + y। और आपको मालूम है टोटल कितना दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है 60 दिया हुआ है ना। 60 दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि ये वाला यहाँ का आया हुआ नंबर और टोटल नंबर इक्वल होता है, यानी कि इसको हम लोग किसके बराबर 60 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा एक समीकरण बना 4x + x + y, 45 + x + y बराबर 60 डिग्री, यानी x + y बराबर मेरे पास एक इक्वेशन बना। ये इक्वेशन बहुत काम आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा, आगे हमको काम आएगा x और y निकालने में। चलिए देखिए क्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको हम चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते थे, है ना। इसको लास्ट में भी लिखोगे तब भी चलेगा, फर्स्ट में लिखोगे तभी चलेगा। देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी n कितना है 60। हम लोग माध्यिका निकालते नहीं, क्या करते हैं n/2 करते हैं 30। अब इस लाइन पे देखिए, यह जो आवृत्ति तैयार है इसमें CF देखिए 30 किधर है, 30 यानी कि नजदीक किधर पड़ेगा, इस लाइन पे पड़ेगा, यानी कि मेरा ये कॉलम लेना है ना, ये वाला कॉलम मेरा होगा, इस वाला कॉलम को हम लोग टच करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या हो जाएगा, इस कॉलम को हम थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं ना। आप लोग भी एग्जाम में क्या कीजिएगा, इसको सर्कल कर देना, ताकि क्या है कि आपको पहचानने में आसानी होगा। ठीक है, ये सर्कल को हमको लेना है। तो बताइए इसमें से माध्यक का वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग, तो n का वैल्यू हो गया, समझ में आ गया होगा। तो माध्यक वर्ग कितना होगा 20 से 30 तक, है ना। 20 से 30 देखिए, 20 से 30 इसको लिया जाता है माध्यक वर्ग 20 से 30। तो 20 से 30 अगर हम लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 20 से 30। तो आपको मालूम है L का वैल्यू ये वाला होता है, यानी 20, H का वैल्यू, दोनों के बीच का गैप देखिए यहाँ पे गलती से प्लस हो गया, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, इसको माइनस नहीं से पढ़ते हैं। देखिए ऊपर में दिया है, यहाँ पे क्या है से है ना, ये जो है से है, सब में से होगा। तो यहाँ पे समझ में L का वैल्यू समझ में आ गया कि ये वाला होना है फर्स्ट वाला, जिसको लिया जाता है, जिस वर्ग को लिया जाता है उसका निम्न सीमा होती है। H का वैल्यू दोनों के बीच का गैप है। अब बाकी चीजें ढूंढते हैं। तो जिस लाइन को लिए थे उस लाइन का बीच वाला होता है F, और इसके ठीक ऊपर वाला होता है CF, यानी जिस लाइन को हम लोग लेते हैं उसके बीच के वाला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बारंबारता, और जिस लाइन को लिए थे उसके ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता। मेरे पास सारा मिल गया है।
अब इसको सीधा सा फॉर्मूला से बैठाएंगे, जैसे माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच होता है, ये फॉर्मूला है। माध्यक दिया हुआ 28.5, एल का वैल्यू 20, देखिए इसमें दिया हुआ है 20 है ना, यहाँ पे क्या है 20 निकाले अभी हम लोग। एन बाई टू का वैल्यू है 30 माइनस ब्रैकेट इस्तेमाल किए हैं, सी एफ का वैल्यू एक्स 5 प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे 5 प्लस एक्स है ना, 5 प्लस एक्स पहले ऊपर सारा लिख लीजिएगा ताकि लिखते समय आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर उस समय प्रॉब्लम करोगे तो फिर आपका बनेगा गलत, और जब गलत बनेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या किए, इसमें एक एक करके बिठा दिए सारी चीज़, और यहाँ से कैजुअल सॉल्यूशन है, 20 इधर प्लस में इधर के माइनस हो गया, माइनस आने पर 28.5 में से 20 गया तो 8.5, ये इधर गुना में इधर आके भागा हो गया 2, सॉरी भागा में तो गुना हो गया, गुना करने पर 17, और यहाँ से देखिए बच गया है 30 में से गया 5 तो हो गया 25, तो सॉल्व करने पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8। अब एक्स का वैल्यू 8 आया तो समीकरण 1 से चलते हैं, एक में देखो एक्स प्लस वाई बराबर 15 दिया हुआ था, और यहाँ सॉल्व करके निकालें तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू ये आसानी से निकल गया, है ना। पहले क्या करना था आपको, इसमें सबसे पहले यहाँ से एक इक्वेशन बना लेना था, और उसके बाद क्या है कि जैसे माध्यक बनाते थे उस तरह से हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, तो एक्स का वैल्यू निकला, यहाँ पे इक्वेट किया समीकरण 1 में, तो मेरा वाई का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है ना। आगे सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है आपका 44 पर, देखिए 44 पे क्या कह रहा है ना। 44 है 3 मार्क्स के लिए है, ये सवाल जो है इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब इसे समझिएगा ध्यान से, देखिए आपके पास एक भूमि दिया हुआ है, ठीक है ना। पूरा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते भूमि का कोई बिंदु है, यहाँ से कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद में से 30 मीटर खड़ा है, मान लेते इस तरह का कोई एक मीनार है, इस तरह से कोई मीनार है ना, इस तरह खड़ा है, तो भूमि के इस वाला पॉइंट से इसके मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने के लिए 30 मीटर लगता है, मतलब 30 मीटर की दूरी पर वह बिंदु मौजूद है ना, 30 मीटर दूरी पर मौजूद है। और मीनार के शिखर से यहाँ का जो उन्नयन कोण है, यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री का है, तो हमसे मीनार की ऊंचाई यानी कि ये वाला ऊंचाई हमसे पूछा गया, ये जो ऊंचाई है ना, ये वाला ऊंचाई, ये ऊंचाई हमसे पूछा गया। तो आप ही देखो ये लंब है, ये आधार है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला 10 लेके चलना पड़ेगा। चलिए आंसर पे आते हैं, ये सवाल आसान है, आसान मतलब 3 नंबर के लिए काफी है। देखिए आंसर देखिएगा, डायग्राम देखिए पहले, मान लेते हैं ये एक मीनार है और ये भूमि का एक बिंदु है ए। अब इसको देखो वर्ड में लिखे हैं ना, इसको वर्ड में आप लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए लिखे हैं मानव भूमि पर बिंदु ए है, देखिए यहाँ पे क्या है, भूमि पर एक बिंदु ए है, जो मीनार जो बीसी मीनार के पाद बिंदु, बीसी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मौजूद है, डायग्राम देख रहे होंगे। और शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। हमें मीनार की ऊंचाई बीसी निकालनी है, देखिए ये वाला निकालनी है, बीसी निकालनी है। तो देखो त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज में हम लोग tan का इस्तेमाल करेंगे, देखिए tan का इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा बराबर बीसी बटा ए बी, देखिए इस्तेमाल किया है, टीसी बराबर बीसी बटा ए बी। tan थीटा का वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3, बीसी का वैल्यू पता नहीं है, और ए बी का वैल्यू 30 दिया हुआ है, देखिए ये दिया है ना, ए बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 30 दिया हुआ है, 30 हम लोग क्या इसमें इस्तेमाल कर दिए। इसको अब सॉल्व किए हैं तो बीसी का वैल्यू कितना आ गया 10√3, तो ये इसका आंसर हो गया 10√3। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 में भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है किधर है आपका 45 देखिए ये 45 में 45 का भी जो सवाल है ना, ये 3 नंबर के लिए नहीं है बाबू, ये 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले क्या था कि 5 नंबर के लिए ही पूछा जाता था, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया कि 3 नंबर में भी ये सवाल डाला है, अब नहीं इस बार डाला हुआ है, पता नहीं क्यों लेकिन इस बार डाला हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या पूछा है, 7 सेंटीमीटर भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। पहला सवाल, यहाँ पे पहला सवाल खत्म हो गया। और इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल निकालना। देखिए ऐसा है, एक इस तरह का क्या है घन है, और इसके ऊपर में एक अर्धगोला इस टाइप का रखा हुआ है, तो पूछा गया है कि इसका अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो, जो इसकी भुजा होगी यानी 7, इसकी सारी भुजा जितना दिया हुआ उतना ही ना उसका व्यास होगा। खत्म हो गया, व्यास तो पता चल गया। ठीक है, अब दूसरा अगर देखते हैं
तो इसने पूछा कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब इस तरह का ठोस बनेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए इसको ऊपर से देखना, अगर इसको हम लोग से निकाल के ऊपर से देखेंगे तो देखिए ऊपर से ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह का गोल टाइप का बनेगा, और इस गोल में क्या है कि आपका ना ये वाला सरफेस, कोना कोना का सरफेस जो है बच जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग घन का पूरा निकाल लेंगे, है ना। घन का क्या निकाल लेंगे, घन का पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें से क्या किया जाएगा, माइनस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसके ऊपर का निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबको जोड़ देंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब जुड़ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। और ऊपर से जो यहाँ पे सर्कल था एक, उस सर्कल देखो 2 बार आ गया है, तो इस सर्कल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, समझ में आया होगा क्या आप बोलना चाह रहे हैं। मतलब क्या है, एक घन है तो घन का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, जो घन की भुजा होगा। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना इस प्रकार के ठोस का बना हुआ का, तो इसको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, ऊपर का अर्धवृत्त का जुट जाएगा, और माइनस हो जाएगा किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए इसका आंसर देखते हैं तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। किसी सवाल में दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसमें सेपरेटली आपका वीडियो बना देंगे, या तो फिर आपको हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का है, जिसमें हम बच्चों को इसमें पढ़ाते और बताते भी हैं। हमारा जो पर्सनल ग्रुप है उसमें भी हम आपको बता देंगे, और आपको लिंक भी दे देंगे अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो। वैसे तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए डायग्राम समझिएगा। तो इस तरह का एक घन है, घन के आधार का ब्लॉक है, उसके ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, 7 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए त्रिज्या कितना हो गया, 7/2 हो गया। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र, ऊपर वाला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र लिखे नहीं आप लोग, लिख लीजिएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल नहीं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें देखिए रोटेट करने पर यहाँ पे वृत्त 2 बार आ जा रहा है ना, ये वृत्त जो है वो ढक रहा है ना, तो ये माइनस होगा तब तो जो इसमें आपका घन है, घन का तो एक ब्लॉक तो आएगा नहीं ना, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस 2πr होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल πr², दोनों माइनस हो जाएगा तो एक बचेगा। बाकी हम लोग वैल्यू बैठाए, 6 इंटू ए का वैल्यू 7 हो गया, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे काट छाट किया तो 77/2, सॉल्यूशन करने पर 332.5, ये मेरा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बस इसमें ये चीज समझना है कि आखिर ये लाइन क्यों लिखाया, कैसे लिखाया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका आगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 46 पे आते हैं। 46 में क्या बोला है कि यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम पे लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं, तो x और y का जो है वैल्यू निकालना है। तो आपको बता देना चाहते हैं, समांतर चतुर्भुज अगर हम लोग लेते हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजित होती है। जो विकर्ण होती है उसे क्या होती है, समद्विभाजित होती है। देखिए आंसर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपका। इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो है लग जाएगा, है ना, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा। कहाँ चला गया आपका 46 का ना, 46 का 46 का, देखिए आंसर देखिएगा, डायग्राम देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसका सभी शीर्ष ए बी सी डी नाम दे दिए हैं। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है, नाम दे दिए। इसके विकर्णों को खींच दिए हैं। इसका विकर्ण जो होता है वो ना समद्विभाजित होता है, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो विकर्ण इसका है वो बराबर होता है। ये बराबर होगा इस वाला विकर्ण का, माने आधा आधा में बराबर होगा। और अगर इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसका भी बराबर होगा, इसका और इसका बराबर, यानी कि बीच का जो ये ओ है वो सब तरफ से क्या है, बराबर है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होता है, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे, यानी इधर से, यानी इस वाला का मध्य बिंदु का फॉर्मूला, इस वाला का मध्य बिंदु का फॉर्मूला बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्या किया, 3 + 4, आप अगर इतना नहीं ध्यान में रख सकते हैं तो सिंपल शब्दों में क्या करना है आपको कि इस वाला विकर्ण का x लेना है और इस वाला विकर्ण का x लेना है, ठीक है ना। तो इस वाला विकर्ण का x लेंगे तो 3 + 4/2,
मध्य बिंदु में 2 आता है, और 1 प्लस एक्स बाई 2 दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर से x वाला इधर से y वाला, है ना। 3 प्लस 4 बाई 2 और फिर 5 प्लस y बाई 2 इक्वेट करेंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2 का, यानी इधर से x वाला लेना है, फिर इधर से x वाला लेना, दोनों बराबर करना है, फिर y वाला, फिर y वाला बराबर करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर आप देखोगे यहाँ पे 3 प्लस 4 बाई 2 और 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वेट करने पर x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3, यानी x और y का वैल्यू ये आपका आंसर में रहा। ठीक है ना, बाकी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो ये आपका 3 मार्क्स वाला भी जो है वो खत्म हो गया। आशा है कि 3 मार्क्स वाला में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको एक एक करके देखना है ना, इसलिए क्या है कि थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, और इसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन डाला है बाबू देखो, और वो ज़्यादा टफ कर दिया है। तो सवाल को अच्छे से समझिएगा, तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए 5 मार्क्स का कुल मिलाकर जो है आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। आपके पास 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको बनाना है 4 क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा, 20 नंबर का आपका एग्जाम होगा इसमें। तो देखते हैं आगे इसमें कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर पढ़ते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको आंसर बताते हैं कि इसका बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है कि एक ठोस है ना, एक ठोस है जिसकी ऊंचाई 120 है और त्रिज्या है 60। एक शंकु सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है। तो आप समझिए कि एक शंकु है, एक ठोस है जो किस आकार का है, शंकु के आकार का है, और वो इस तरह से है कि उसमें एक अर्धगोला भी चिपका हुआ है। मतलब एक शंकु है, इस टाइप का एक शंकु है ना, और इसमें एक अर्धगोला भी इस तरह से क्या है, चिपका हुआ है, यानी इस तरह का एक कोई ठोस है। और ये पूरा का पूरा जो ठोस है वो एक बेलन में घुसा हुआ है, और इस बेलन में क्या है, पानी भरा हुआ था, है ना। इसमें क्या है, एक पानी भरा हुआ था, और पूछा गया कि जब इसमें डाल दिए तो कितना पानी जो है बचा हुआ है। बात समझ में, क्वेश्चन का मतलब क्या है, यानी इसमें कितना पानी बचा, यानी कि इससे पहले पानी भरा हुआ था बेलन में, इसके अंदर हम लोग इसको डाल दिए, यानी ये जो ठोस है दोनों से मिलकर बना हुआ, इसके अंदर डाल दिए, तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें पानी कितना बचा हुआ है। पाई का इस्तेमाल हम लोग 22/7 लेना चाहिए। आंसर को देखते हैं तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है ना, आंसर देखिएगा। देखिए इस टाइप का डायग्राम है, एक त्रिभुज बोल रहे हैं, इसमें शंकु है और इसमें एक अर्धगोला है, दोनों को मिलाकर इस तरह का ठोस बना, इसको बेलन के अंदर डाल दिया, इसका तली टच करता है। देखिए शंकु की ऊंचाई, इस शंकु नहीं, ठोस जैसा शंकु की ऊंचाई, इसका टोटल ऊंचाई है ना, टोटल ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। टोटल नहीं, शंकु की ऊंचाई केवल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शंकु की ऊंचाई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, जिसे हम लोग h मान लेते हैं 120। शंकु की त्रिज्या जो है यही वाला रह जाएगा, इसकी त्रिज्या, शंकु की अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सब क्या होगा, सेम होगा। तो h हो गया आपका 120, त्रिज्या हो गया शंकु का 60, अर्धगोले की त्रिज्या हो गया 60, और बेलन की टोटल ऊंचाई जो दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, और बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा 60। यानी इधर का जब त्रिज्या बात करते हैं सबका 60 दिया हुआ, ऊंचाई शंकु का है 120, और पूरा जो ये आपका बेलन बना उसका कितना है 180। शेष बचा आयतन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, बेलन का पूरा आयतन माइनस इस ठोस का आयतन, वही किया है। बेलन का आयतन, देखिए आयतन शॉर्ट में लिखे हैं, माइनस ठोस का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर h माइनस, या जो ठोस है वो ठोस देखिए दो तरह का है, एक शंकु और अर्धगोला दोनों जुड़ा हुआ, तो दोनों का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे प्लस करके, तो 1/3 पाई स्क्वायर h ये आपका हो गया शंकु का, और ये 2/3 पाई आर क्यूब ये किसका हो गया, अर्धगोले का। अब यहाँ से कॉमन निकालें पाई आर स्क्वायर, बाकी यहाँ पे h बचा, बाकी यहाँ से जो बचा उसको वहाँ पे लिख दिया 1/3 h प्लस 2/3 r। यहाँ से सबका वैल्यू बैठा के आपको नॉर्मली सॉल्यूशन निकालना है। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ तक बना हुआ है, 7 से डिवाइड करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा जो कि सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इसे आपको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, यानी इतने नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर लगभग में आ जाएगा। अगर आप लगभग में नहीं चाहते हैं, सेंटीमीटर में ही रहना चाहते हैं, यहीं पे छोड़ दीजिएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए आशा ये समझ में आया होगा।
फॉर्मेटली आपको ये डायग्राम समझना और ये समझना, ये 5 नंबर के लिए है ना, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंटली है, आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आता है 40, आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का 47 हो गया, 48 पर आते हैं। क्या 48, देखिए 48 में क्या बोला है, एक सीधा राजमार्ग मीनार के एक पाद बिंदु तक जाती है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने का इसका समय ज्ञात करें। देखिए कुछ इस तरह का है, ये जमीन है, एक मीनार है, और मीनार के ऊपर में यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है। यहाँ से एक कार को देखता है, यहाँ पे जो है, जो मीनार के पाद की बिंदु आ रहा था, जब यहाँ से देखता है तो यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है, इस तरह का अवनमन कोण ये होता है, ध्यान रखिएगा, ये अवनमन कोण है ना। अवनमन कोण जो है कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो ये पैरेलल होता है ना, तो ये वाला भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, ये कार जो है यहाँ पहुंच जाती है, ये जो कार है यहाँ पहुंच जाती है कुछ देर में। लाइटली दिखेगा नहीं, कुछ और ले लेते हैं, ब्लू कर देते हैं, है ना, डार्क ब्लू कर देते हैं पेन इसका। ये यहाँ पे पहुंच जाता है कार, और यहाँ से जब वो व्यक्ति इस कार को देखता है यहाँ पे, तो इसका अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है। माने कि ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि इस वाला पॉइंट से इसके पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में इसको समय कितना लगा हुआ है, देखिए 6 सेकंड का समय लगा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं तो आप देखिए वापस से क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिएगा वापस से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। देखिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये रोड है, और इसमें क्या एक मीनार इस तरह से खड़ी है, और यहाँ पे अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जो कि एक कार को यहाँ से देख रहा है ना, यहाँ से जो है वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो यहाँ से एक देख रहा है जिसका अवनमन कोण इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा यहाँ पर ही बनेगा। अब ये 6 सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है, वो कार जो है यहाँ पे पहुंच जाता है, और यहाँ से जब वो देखता है, इस आदमी यहाँ को देखता है, तो यहाँ का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री का बनता है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर पे आते हैं, आंसर को देखिएगा, आंसर को देखिएगा। आंसर 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 में आपको ज़्यादा नीचे चले आए, देखिए देखिए डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे हम बनाए नहीं हैं, आप बना लीजिएगा। थोड़ा डायग्राम छूट गया था, ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा आपका एक कोण, और एक हो जाएगा ये कोण, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री का बनेगा, और ये 60 डिग्री का बनेगा, ध्यान रहेगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कौन आ जाएगा, इसका 30 डिग्री वाला यहाँ पे आएगा, 60 डिग्री वाला यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 सेकंड का टाइम लगा था। तो कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। इसी को थोड़ा सा वर्ड में लिख देना जरूरी, क्योंकि 5 नंबर के लिए है ना। देखिए इसी वर्ड में लिखे हैं, माना ए भी एक मीनार है जिसके शिखर ए से राजमार्ग के एक बिंदु सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। अवनमन कोण दिया हुआ था ना, आप यहाँ पे चेंज कर लेना, अवनमन कोण कर देना, ठीक है ना। अवनमन कोण है, ध्यान रखिएगा, इसको चेंज करके अवनमन कोण 30 डिग्री का है, और 6 सेकंड में वह कार जो बिंदु डी तक पहुंच जाती है, जहां से उसका अवनमन कोण उन्नयन हो गया है। आप अवनमन लिख लीजिएगा, अवनमन कोण है 60 डिग्री का हो जाता है, ऊपर बन रहा है, अवनमन कोण नीचे बनता है, सॉरी, अवनमन कोण ऊपर बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है, ध्यान रखिएगा। 60 डिग्री का हो जाता है। अब दोनों जगह पे चेंज कर लेना, अवनमन कोण। इस बिंदु डी से पाद बिंदु पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना, यानी कि बी डी क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी कि हमको निकालना है बी और डी। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, बी ए बी डी, मैंने छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं तो tan का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला, ये छोटा वाला में चल रहा है ना, देखिए छोटा वाला में चल रहा है, तो हम लोग यहाँ tan थीटा इस्तेमाल किए, ए बी बटा बी डी, यानी लंब बटा आधार। देखिए लंब बटा आधार,
तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल किए हैं, तो tan 60 डिग्री बराबर √3/1 AB बटा BD, इसको क्रॉस इंटू कर दिए तो AB बराबर √3 BD, इसको इक्वेशन 1 देकर छोड़ दिए। अब बड़ा वाला त्रिभुज चलते हैं, तो tan 30 डिग्री, तो AB बटा BC। देखिए बड़ा वाला में चलेंगे तो लंब ये है और आधार ये पूरा हो जाएगा, तो नहीं AB बटा CD। और जब CD इस्तेमाल करेंगे, सॉरी CB, तो CD प्लस क्या हो जाएगा BD, यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। चलिए इसको लिखते हैं, तो क्या हो गया देखिए तो tan 30 डिग्री AB बटा BC हो जाएगा 1/3 AB बटा BC, क्रॉस इंटू कर दिए, इसे BC 1 से मल्टीप्लाई और AB √3 से मल्टीप्लाई, तो BC जो है, BC दो भाग में टूट गया, CD बटा BD। क्यों टूटा, यहाँ देखिए BC CD प्लस BD दो भाग में टूट गया, और यहाँ पे पहले से AB √3 रह गया जैसा का तैसा। ये 6 दिया हुआ है क्योंकि 6 लगा था ना, 6 सेकेंड। BD का वैल्यू पता नहीं है, √3 हो जाएगा 3, और ये BD, इधर BD जो है 1 था, इधर आके माइनस हो गया तो 2 हो गया, यहाँ से कितना निकला 3, अतः BD जो है 3 सेकेंड होगा, डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 3 सेकेंड का। क्लियर है? चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन को समझिएगा, सॉल्यूशन में थोड़ा सा बड़ा बड़ा बन रहा है, लगभग 1 घंटे का वीडियो बन ही गया, नहीं चाहते हुए भी बन गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। 49 पे क्या पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, मतलब सिद्ध कर रहा है कि कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, स्पर्श बिंदु से मिलान रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। मतलब क्या है कि एक इस तरह का वृत्त है, बाहर का कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा से जो यहाँ से वृत्त पर जो केंद्र पर खिंचाता है, तो ये क्या होता है कि यहाँ से इसको प्लस इसको करने पर समकोण होती है, यानी 180 डिग्री का बनता है, इसलिए पूरक कोण होता है। यानी कि हमको प्रूफ करना है ये कोण प्लस ये कोण कितना 180 डिग्री, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। आंसर भी देखिएगा, आंसर भी उसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर देखिए कुछ डायग्राम इस तरह से बन गया है, एक वृत्त है, P से यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, और आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। और देखिए तो एक चतुर्भुज बन रहा है, तो लिखते हैं वही, देखिए माना O केंद्र का कोई वृत्त है तथा P एक बाह्य बिंदु है जहां से AP और BP जो है दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है AOB प्लस APB 180 डिग्री। देखिए AOP यानी कि ये कोण, अब प्लस हमको दिखाना है ये कोण कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी कोणों को जोड़ने पर कितना आता है 360 डिग्री। यानी लिखते हैं, देखिए स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि ये कोण कितना, देखिए वही चीज को लिख दी है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का होगा। हम जानते हैं चतुर्भुज सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी सभी कोणों को जोड़ दिए। देखिए सभी कोणों को, ये कोण मैंने ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, चार कोणों को जोड़ दिए, कितना आया 360 डिग्री। ये वाला कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण का वैल्यू 90-90 दिया था, बाकी इसका वैल्यू हमको पता नहीं, इसको जैसा का तैसा उतार दिए, 180 आगे से जाकर माइनस कर दिए, यानी ये दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रही है, हमको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ऐसा है, देखिए आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, ताकि हम लोग जो है आपके बारे में और अच्छे से इसको क्लियर कर पाएँ। ऐसे बहुत स्लो बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 50 में ये 3 ही सवाल और बचा हुआ है। आपको एग्जाम में इतने सवालों को नहीं बनाना है, आपको जितना कहा जाए केवल उतना ही बनाना है। चूंकि मॉडल पेपर में है इसलिए हमको सॉल्यूशन के लिए सारा बताना ज़रूरी है। देखिए ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और इसे प्रूफ करना है। इसे क्या करना है, प्रूफ करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस 1, प्रूफ करना है कि 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए होता है ना। चलिए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है, और पता है ये सवाल क्या है, ये ना एनसीईआरटी बुक का ही है, लेकिन चैप्टर से नहीं है, एक्सरसाइज का, सॉरी एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसी सवालों को जो यहाँ पे छाप दिया। अब सोचने वाली बात है किस तरह से छापा है। देखिए
एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस का पार्ट देखिए ये लिखा हुआ है, जब भी ऐसा सवाल आता है बीच वाला टर्म में जो रहता है उसी से डिवाइड देते हैं, है ना, ध्यान रहेगा बाबू। आप लोग क्या करना है, जो बीच वाला टर्म है ना उसी से सबको भागा देना है, साइन को भी, कॉस को भी, वन को, सबको देखिए सबको दे देना है, साइन को भी देना है, कॉस को भी, वन को भी, सबको। अब देखिए साइन बाय कॉस कितना होता है, 10 होता है, कॉस कुछ कट जाएगा तो 1 होगा, 1 बाय कॉस सेक हो गया, इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। अब क्या किए हैं, टेन और सेक को एक साथ रखे हैं, -1 को अलग कर दिए हैं, नीचे भी उसी तरह से, और 1 को अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि tan a माइनस सेक ए, यानी tan थीटा माइनस सेक थीटा से क्या करना है कि गुना करना है, ऊपर नीचे दोनों, यानी से tan थीटा माइनस सेक थीटा से अंश और हर दोनों को गुना करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को गुना करना है। तो गुना करते हैं, देखिए ये तो मेरा दिया हुआ पार्ट था, ये दोनों को ऊपर नीचे से गुना कर दिए। इससे हुआ क्या, गुना करने से ये नंबर एक बार गुना होगा इस वाले के साथ, और ये नंबर ना देखिए पेज के ऊपर चला रहा है ना, क्या करना, इस वाला नंबर को एक बार गुना करना इस वाले के साथ, यानी कि फर्स्ट वाले साथ, और यही वाला नंबर गुना हो जाएगा एक बार इस वाले नंबर के साथ, यानी 2 बार जो है आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, ये नंबर गुना होगा एक बार इसके साथ, देखिए इधर से, और ये नंबर एक बार गुना होगा इसके साथ, यानी 1 के साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। इससे क्या होगा, देखिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, tan a प्लस सेक ए, tan a माइनस सेक ए, ये वाला इसके साथ गुना जब होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan और tan स्क्वायर, सेक 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 स्क्वायर माइनस लग जाएगा, ये बीच का माइनस, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो वही रह गया, और नीचे वाला कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही, यानी ये तीनों देखिए एक साथ, इसको बस हटा के लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला कितना है -1, कहाँ से, देखिए फॉर्मूला में, अभी जो थ्योरम हमको प्रूफ करने दिया था उसी का, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये कितना आया 1, ये माइनस का माइनस, ये वाला जैसा का तैसा, यानी माइनस प्लस हो गया माइनस, और माइनस माइनस हो गया प्लस, नीचे वाला को कुछ भी नहीं किया हुआ है। ऊपर से क्या है, -1 कॉमन निकल गया, तो ये देखिए माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, ये दोनों कट गया, मेरा बचा माइनस, कुछ नहीं तो 1, और नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन निकाल लिए, तो सेक देखिए माइनस में था, प्लस हो गया, tan प्लस में था माइनस हो गया, दोनों माइनस कट गया, और यही हमको प्रूफ करना था, खत्म हो गया, ठीक है ना। एक बार आप लोग वापस से वीडियो को देख लीजिएगा स्लो करके, अगर कंफ्यूजन होगा तो हमें बताइएगा, ठीक है। लास्ट आते हैं अगला सवाल पे, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पर आते हैं, आपका सेकंड लास्ट सवाल पर है कि एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD का विकर्ण जो है ऊपर काटती है, इस प्रकार काटता है कि ये कंडीशन बन रहा है, हमें प्रूफ करना है कि वो जो है समलंब चतुर्भुज होगा। चलिए आंसर देखते हैं, ठीक है, आंसर देखते हैं। देखिए ये आपका है 51 का, लिखा हुआ नहीं है पेज में, आप लोग 51 कर लीजिएगा, है ना, ये 51 का पेज है। कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ये किसी तरह का एक चतुर्भुज है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज कब होगा, जब ये वाला लाइन यानी कि AB और CD क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये पैरेलल हो जाता है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये समलंब चतुर्भुज है। देखिए क्या लिखे हैं, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर इस तरह से कटे हुए हैं कि ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या है, कंडीशन क्वेश्चन दिया, हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, वो एक समलंब चतुर्भुज है, यानी कि AB और CD को पैरेलल दिखाना है, ये वाली रेखा AB और CD को समांतर दिखाना है। प्रमाण अगर हम चलेंगे तो जो कंडीशन दिया था इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखे हैं, AB बटा O, AO बटा BO CO बाई DO दिया हुआ था, हम लोग क्या किए, क्रॉस इंटू तो कर ही सकते हैं, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, यानी कि CO को इसके नीचे भेज दिए AO बटा CO, और इसको इधर भेज दिए तो BO बाई DO, ये इक्वेशन 1 देके छोड़ दिए हैं। हमको रचना क्या करना है वो सुनिए, हम लोग क्या किए, रचना किए, इसको ऐसे मिला दिए पैरेलल, किसका पैरेलल, इसको इसके पैरेलल, यानी कि AB के पैरेलल DO गुजारे हैं, OE समांतर AB खींचे हैं, है ना, क्या खींचे हैं, ये समांतर रेखा खींचे हैं। अब इसमें देखिए क्या है, हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हैं, याद है, आधारभूत प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय पढ़े हैं, अगर ये दोनों पैरेलल है या तो बताए इतना बटा इतना और इतना बटा इतना होगा, इतना का मतलब क्या है AE बटा DE, और क्या होगा BE बटा OD, तो वही चीजों को लिखे हैं,
रचना करने के बाद कि ए ई बटा डी ओ बाई बी। समीकरण 1 और 2 में अगर देखते हैं ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा कि ये देखिए बी ओ बाई डी ओ और बी ओ बाई डी ओ, तो बताइए ये दोनों बराबर, तो ये और ये बराबर होगा ही होगा, होगा ना। अब इसी को जरा सा डायग्राम से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, ये देखिए, ये सिचुएशन देखिए, ए ई बटा डी ई, ए ई बटा डी ई, देखिए ध्यान देखिए, ए ई बटा डी ई यानी कि ए ई बटा डी ई, ए बी बटा सॉरी ए बी नहीं, ए ओ बटा ओ सी, यानी देखिए ये वाला बट्टा इसका, ये बट्टा इतना का और ये बट्टा इतना का है। जब ये दोनों रेखाएं बराबर है तो बताइए आधारभूत प्रमेय से नहीं होगा, ये वाला लाइन इस लाइन के समांतर, तो बताइए क्या हुआ, ये लाइन इसके समांतर और ये लाइन इसके समांतर, ये और ये समांतर हो जाएगा, तो उसी से हम लोग लिख दिए हैं इस आधारभूत प्रमेय के विलोम से ए बी समांतर सी डी का, खत्म हो गया। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। ये सब्जेक्टिव जो है 1 घंटा से अबव डन वीडियो बन चुका है। आप लोग क्या एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा तो सारा जो सवाल है वो समझ में आ जाएगा। लास्ट देखिए क्या है, लास्ट सवाल को पढ़ते हैं। लास्ट सवाल में क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, वो ध्यान रखिएगा। इसके नीचे का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख नहीं पाए हैं, हम आगे क्वेश्चन को समझा देते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है और इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। इसका आंकड़ा जो है वो नीचे दिया हुआ है, हम नीचे बता देते हैं इसका। ठीक है, आप लोग सवाल बहुत बड़ा दिया, इसको सवाल को नहीं देखना, डायरेक्ट देखिए कि निकालना क्या है। बहुलक निकाला, माध्य माध्यक बहुलक में से कोई एक देगा ही देगा, 100% श्योरिटी रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या बहुलक दिया हुआ है, बहुलक देखते हैं, लास्ट में दिया हुआ है। देखिए बहुलक दिया हुआ है तो बहुलक में आपको देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो 20 है, तो लिखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, इसलिए जो बड़ी है उसी के वर्ग को लेते हैं, तो 20 है तो 40 से 50 यानी एल का वैल्यू 40, एच का वैल्यू 10, और यहाँ पे आपको मालूम जो सबसे बड़ा होता है उसे F1, उसके ऊपर का F0, उसके नीचे का F2, और सिंपल सा हम लोग क्या है फॉर्मूला इस्तेमाल किए, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और यहाँ से नॉर्मली जो है सबको बैठाकर हम लोग आंसर ले आए 44.70, जो कि लगभग में है। तो ये जो है आपका टोटल सब्जेक्टिव का टोटल जो है लाइन बाय लाइन आपका हम सॉल्यूशन बता दिए हैं। किसी सवाल में अगर आपको दिक्कत होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और बाकी का जितना भी वीडियो है वो सारा जो है आपको हम जल्दी से जल्दी जो है करवा देंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।